नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा सर्किट में लगे कंपोनेंट्स के बारे में। कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पे काम आता है, उसका क्या काम होता है, मैं कंप्लीट जानकारी ये देने वाला हूँ आपको। मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स रखे गए हैं, तो इनको और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आते हैं सर्किट में। कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पे काम में आएगा सर्किट में, मैं कंप्लीट जानकारी में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज पक्का आप कुछ न कुछ सीख के जाने वाले हो। रिपेयरिंग के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा वीडियो है। कोई भी पार्ट्स की आप रिपेयरिंग करते हो इलेक्ट्रिकल की, तो बहुत अच्छा वीडियो बना रहा हूँ आपके नॉलेज के अनुसार। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को मिस मत करना, स्किप मत करना, बिल्कुल भी कंप्लीट वीडियो वॉच करना। पक्का आप इस वीडियो में से देखने से पक्का आप रिपेयरिंग के कंपोनेंट्स के बारे में जान जाओगे और कंप्लीट का आप रिपेयरिंग का जो सर्किट होता है उसको, जो प्रॉब्लम है उसको आप फाइंड कर सकते हो और उसकी जगह कौन सा क्या अपन लगा सकते हैं कंपोनेंट, वो भी आप इस वीडियो में सीख पाओगे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में आपको आज नॉलेज देने वाला हूँ। कौन सा कंपोनेंट्स कहाँ पे काम करता है सर्किट में। सम सर्किट होता है, जैसे इन्वर्टर का सर्किट मान लो आप, DC to AC कन्वर्टर मान लो, इलेक्ट्रिकल का कोई भी चार्जर मान लो, एनी प्रकार का सर्किट, सभी में सर्किट सेम सा ही वर्क करता है। और जो मॉसफेट वगैरह होते हैं, रिले वगैरह, कैपेसिटर वगैरह, डायोड वगैरह जो भी होता है, उनका सेम सर्किट में सेम काम होता है। चाहे सर्किट की बनावट अलग हो सकती है, लेकिन जो भी कंपोनेंट्स है और उनका काम सर्किट में एक ही काम होता है अपनी जगह। जैसे मॉसफेट का काम होता है तो वो अपना मॉसफेट का काम भी करेगा। अगर डायोड का काम है तो वो डायोड अपना उसी सर्किट में उस प्रकार से काम करेगा। अगर रिले का काम है तो रिले उस प्रकार से काम करेगा। अगर ये माइक्रो आईसी जो आईसी होती है, उसका काम हर जगह अलग अलग होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। प्लीज़ दोस्तों, मैं आज आपको मल्टीमीटर की सहायता से कंपोनेंट को चेक करना भी बताऊँगा और उसको उनका वर्क क्या होता है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कौन सा कंपोनेंट सर्किट में क्या वर्क करता है और कैसे वर्क करता है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। और हमारे चैनल पे दोस्तों फर्स्ट बार आप आए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करवाता हूँ। जो भी इलेक्ट्रिकल के रूप में जो भी जानकारी होती है, कंपोनेंट्स मान लो, IT का कंप्लीट प्रोडक्ट के बारे में मैं नॉलेज देता हूँ। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ मेरा नॉलेज आप तक भी पहुँचे और आप भी आसानी से कंपोनेंट्स के बारे में जानकर अपनी जो रिपेयरिंग होती है उसको पूरा कर पाओ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। और कोई भी आपके दिमाग में, कोई भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे बताए गए के अनुसार कोई अलग आपका अलग नॉलेज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले मेरे पास, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, तो ये इनकी बनावट सेम होती है। ये मेरे पास दो मॉसफेट रखे गए हैं, ये वाले ये वाला। इसमें एक मॉसफेट है P चैनल, एक मॉसफेट है N चैनल। दोनों का काम सेम होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है दोनों में काम कैसे किया जाता है। तो मेरे पास सेम प्रोसेस होता है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों मॉसफेट में। आप इनको मॉसफेट मत समझना, बनावट की वजह से ये सेम दिख सकता है लेकिन ये मॉसफेट नहीं है, ये दो चीज़ अलग है। इनका भी जिक्र मैं इस वीडियो में करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ दो मॉसफेट के बारे में कि ये मॉसफेट कैसे काम करते
उनके बाद बताऊंगा अलग दूसरे वाले कंपोनेंट्स के बारे में जो मैंने ऑलरेडी रख रखे हैं। सबसे पहले जो मेन काम होता है सर्किट में वो मॉसफेट का होता है, वो कैसे काम करता है तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास दो मॉसफेट रखे गए हैं। मॉसफेट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मॉसफेट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पी चैनल, एक होता है एन चैनल। मेरे पास एक एन चैनल है, एक पी चैनल मॉसफेट है। देखो दोस्तों, दोनों की बनावट भी सेम होती है, दोनों का वर्क भी सेम होता है। हल्का सा जो फ़र्क होता है वो क्या काम करता है वो मैं आपको भी दोनों में डिफरेंस करके बता दूंगा। बनावट की बात करें तो मॉसफेट उस जगह काम में लिया जाता है जहाँ पे हेवी एम्पियर हो, हेवी लोड हो। मॉसफेट उसी जगह पे लगाया जाता है, जैसे इन्वर्टर मान लो, कोई एसी का कोई चार्जर मान लो, जहाँ पे ज़्यादा एम्पियर को स्टोर कर सके उस जगह मॉसफेट का काम सर्किट में होता है। और जहाँ पे एम्पियर कम हो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिस्टर का काम होता है। वो भी मैं आपको अभी बता दूँगा। सबसे पहले मॉसफेट सर्किट में कैसे वर्क करते हैं और उनके जो ये तीनों कैसे उनमें ये जो उनकी नॉब होती है किस प्रकार से वर्क किया जाता है, मैं इस कंप्लीट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, बताना चाहूँगा जो पी चैनल का इसका विवरण कैसे काम करता है, कौन से ट्रैक को क्या बोला जाता है और कैसे ये काम करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार इसका चित्र बना के आपको दिखा देता हूँ, देखना प्लीज़ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखो ये मैंने इनका सर्किट बनाया है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार चेक करने का तरीका ही बताऊंगा मॉसफेट को कैसे चेक किया जाता है। और अब मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि इसमें कौन सी ट्रैक क्या काम करती है और उसको क्या बोला जाता है। तो अब अपन पी चैनल मॉसफेट की बात करते हैं। तो पी चैनल मॉसफेट में क्या होता है, जो ये वाली होता है इस प्रकार से इसको अपन रखते हैं, तो इस वाली को बोला जाता है गेट, फर्स्ट नोब को। इसको बोला जाता है ड्रेन, इसको बोला जाता है सोर्स। पी चैनल में जो तीनों जो फर्स्ट वाले को गेट बोला जाता है, इसको ड्रेन बोला जाता है, इसको सोर्स बोला जाता है। और सेम अगर इसी की बात अपन इसका वर्क क्या होता है, देखो ड्रेन यहाँ पे वोल्टेज, ड्रेन से वोल्टेज इसमें मिलता है। जो भी मॉसफेट 12 वोल्ट का हो तो 12 वोल्टेज गेट पे जाएगा, गेट से इनपुट हो गया यहाँ पे सोर्स के पास अपना ड्रेन करेगा, और ड्रेन के पास होते सोर्स पे इसमें यहाँ पे आउटपुट निकाल देगा। इसी प्रकार क्या होता है, इसमें एन चैनल जो मॉसफेट होता है उसमें जस्ट इसका उल्टा होता है, काम सेम करता है, उल्टा होता है उसमें क्या होता है, ये वाला तो ड्रेन हो जाएगा और ये वाला सोर्स होता है और ये वाला गेट होगा। इसमें सब उल्टा हो जाएगा। इस वाले मॉसफेट जो पी चैनल मॉसफेट की अपन बात करते हैं, इसमें क्या है, धारा आती है, धारा इधर से गेट करेगी, जो भी एसी का आएगा वहाँ से आएगा इस वाले में से, और इधर से आएगा गेट। इसमें आपको जितना शॉर्ट चाहिए उतना वोल्टेज आपको निकालेगा। जो भी आपका जितना एम्पियर का मॉसफेट है उस प्रकार का इसमें से अपन को मिलेगा। डायरेक्ट यहाँ से कन्वर्टर हो गया। और ये ड्रेन वाला जो वोल्टेज है ये इसमें क्या होता है, स्विचिंग का काम करता है, ऐसे करता है, यानी स्विचिंग करता ही है ऐसे बहुत स्पीड में। मॉसफेट का अपना काम माना जाए तो स्विचिंग कराने का होता है धारा को। तो स्विचिंग करा के अपन जो वोल्टेज है टिक टिक आप कभी भी सुन लेना, ऑन करके जैसे धारा प्रभावित होगी सर्किट में तो वो ऑटोमेटिकली से स्विचिंग का काम कराना स्टार्ट कर देता है। कभी फैल्स ऊपर आएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे आएगा। ये बहुत फास्टली होती है सर्विस, इसमें जो स्विचिंग होती है बहुत फास्ट होती है। अपने इसको नापा नहीं जा सकता किस प्रकार से क्या स्विचिंग हो रही है। तो इसमें क्या होता है, मॉसफेटों का सर्किट का काम होता है वोल्टेज को स्विचिंग कराना होता है।
अप डाउन स्विचिंग कराना होता है। एक बार फल्स ऊपर जाएगा, एक बार फिर से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये स्विचिंग करा के अपन को ड्रेन पे वोल्टेज निकालेगा। इसी प्रकार क्या होता है, जो एन चैनल का मॉसफेट होता है उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसमें प्रोसेस यह होता है कि अपना गेट पे जो वोल्टेज होता है, यहाँ गेट पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे सॉरी सोर्स से वोल्टेज मिलेगा यहाँ से। और यहाँ पे सोर्स पे क्या होता है, जो वोल्टेज होता है यहाँ पे जीरो होता है। ये वोल्टेज कभी भी यहाँ पे रेगुलर निकालेगा नहीं, यहाँ पे जीरो वोल्टेज स्थिर रहता है इस मॉसफेट में। ये मॉसफेट में वोल्टेज जब निकाले जब इसको ड्रेन का जब ये अपना ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, प्लस बनाएगा, ऑटोमेटिक स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगा। सेम स्विचिंग इसमें भी होती है एन चैनल में। तो इसमें क्या होता है कि सोर्स से वोल्टेज आता है और अपन को ड्रेन पे वोल्टेज मिलता है। जो भी अपना वोल्टेज कैपेसिटर होता है उसमें सेम प्रोसेस यही होती है कि अपना पी चैनल पे तो अपन गेट से वोल्टेज मिल रहा है जा रहा है और अपन को सोर्स पे वोल्टेज मिल रहा है। और इसमें क्या होता है, सोर्स से वोल्टेज जा रहा है और अपन को गेट पे वोल्टेज मिलेगा। मिलेगा का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑलरेडी वोल्टेज रहता है। इसको केवल एक्टिव करने के लिए अपन जो पल्स का ड्रेन का काम करता है, ये इसको एक्टिव पल्स का ऊपर नीचे है इसको पल्स कराएगा, ऐसे बहुत फास्टली ये पल्स कराता है और स्विचिंग कराने का काम इस पर करके ड्रेन और अपन को गेट पे वोल्टेज को एक्टिवेट कर देता है। इसके आगे जैसे सर्किट में लगा हुआ होता है माइक्रो कंट्रोलर, जिसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, जो आईसी आपको दिख रही होगी ये वाली, इसको बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। इसमें गेट में जैसे एक्टिवेट करेगा, इन सभी का काम होता है इसको एक्टिवेट। इसका जो काम जो एन चैनल का मॉसफेट और पी चैनल का जो मॉसफेट होगा उनको वोल्टेज को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का काम करता है माइक्रो कंट्रोलर सर्किट में। समझ में आया कुछ? जो ये माइक्रो कंट्रोलर है इसको माइक्रो कंट्रोलर बोला जाता है। इसका काम क्या होता है पूरे सर्किट में, कहाँ पे भी आप देख लेना, कहीं पे भी अगर ये माइक्रो कंट्रोल लगा हुआ होगा सर्किट में, उनका काम यही होगा कि कौन से में कितना वोल्टेज कब देना है और उसको किस प्रकार से स्विचिंग करवानी है, इसका काम माइक्रो कंट्रोलर का होता है। इसमें क्या होता है, ऑलरेडी माइक्रो कंट्रोलर में ऑलरेडी ये प्रोग्राम फिट किया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा। जब भी इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है या बनाया जाता है कंपनी के द्वारा, उसी प्रकार उसमें माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से कौन सा कहाँ पे लगेगा, उसी से प्रकार से उसमें एक प्रोग्राम डाला जाता है, जो कि उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही ये माइक्रो कंट्रोलर काम करेगा और अपन को मॉसफेट वगैरह को ऑन ऑफ और स्विचिंग का वोल्टेज को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कराने में काम करता है। कुछ समझ में आ रहा है? फिर दोस्तों कोई भी मन में कोई क्वेश्चन हो मेरे बताए अनुसार तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। आगे चलते मैं बताऊंगा आपको। माइक्रो कंट्रोलर का काम मैंने आपको समझा दिया। किसी भी सर्किट में कहाँ पे भी ये लगा हुआ होगा, कहाँ पे भी हर जगह लगा हुआ नहीं होगा, ऐसा मत समझना कहीं भी एसी में अपन लगा दिए, ऐसा नहीं होगा। ये सर्किट के उसी पॉइंट पे लगाया जाता है जो आप पे अपना अपना मॉसफेट लगा हुआ है। और जब माइक्रो कंट्रोलर से इसको आदेश मिलता है मॉसफेट को एक्टिवेट करने का गेट को, तो जैसे गेट को एक्टिवेट करेगा ये, वहाँ पे वोल्टेज बनना स्टार्ट, ऑलरेडी वहाँ पे वोल्टेज बना हुआ होता है, केवल उसको एक्टिवेट करके अपने वोल्टेज को जितना अपना वोल्टेज चाहिए जो उतना माइक्रो कंट्रोलर की सहायता से अपन को वोल्टेज मिल जाता है। दोस्तों मैंने आपको पी चैनल और एन चैनल के मॉसफेट के बारे में बताया है। अब इनको चेक कैसे किया जाता है सर्किट में कि ये ख़राब है या सही है, तो मेरे पास एक ख़राब मॉसफेट है, एक सही है। दोनों का चेक करने का सेम तरीका है जो मैं आपको अभी मल्टीमीटर की सहायता से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स पी चैनल और एन चैनल का सर्किट होता है सेम होता है और मॉसफेट चेक करने का तरीका भी सेम होता है। मैंने इनका कैसे वर्क करता है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इनको चेक कैसे किया जाता है कि ये अपना जो मॉसफेट है ख़राब हो गया या सही है सर्किट में, तो चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक मल्टीमीटर लेना होगा।
मेरे पास मल्टीमीटर रखा हुआ है, उनके दोनों नोब को आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करना होगा। जो कंटिन्यूटी आपको दिख रही है इस पर सेट कर लेना होगा। एक बार आपको चेक करने का, दोनों को मैं टच कराऊंगा तो इसमें बीप साउंड आना चाहिए और कुछ रीडिंग भी इसमें शो होनी चाहिए। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ तो बीप साउंड भी दे रहा है और अपने पास रीडिंग भी शो हो रही है। मैं इसमें जैसे टच कराऊंगा आप देख सकते हो रीडिंग में से आ रही है। और अब इसको चेक किया जाने का तरीका है, सबसे पहले पी जो इसका पी नोब है पॉजिटिव टर्मिनल है, वो जिसको रेड वाले को पॉजिटिव बोला जाता है, इस वाले को नेगेटिव बोला जाता है। पी वाले आपको पॉजिटिव टर्मिनल को बीच वाली नोब पे रखना है, जैसे मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ। देखो इस पे रखने के बाद अब लेफ्ट राइट जो नेगेटिव टर्मिनल है अपने मीटर का, जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको एक बार आपको लेफ्ट में लगाना और एक बार राइट पे। तो मैं आपको पहले लेफ्ट पे लगा के दिखा रहा हूँ। देखो बीप साउंड आ रहा है, रीडिंग भी आ रही है, देखना बीप साउंड भी आ रहा है, रीडिंग भी आ रही है। इस वाले पे आना, बीप साउंड आ रहा है और रीडिंग आ रही है, यानी ये मॉसफेट शॉर्ट हो चुका है, ये ख़राब मॉसफेट है। आप इसको ख़राब को चेक करने के लिए अगर आप इसको किसी भी नोब पे रखोगे पॉजिटिव को तो भी ये शॉर्टिंग बताएगा। मैं आपको लेफ्ट पे रख के बता देता हूँ, दिख रहा है, इस वाले पे रख के बता देता हूँ, दिख रहा है। यानी ख़राब को तो आप किसी भी पोर्ट टर्मिनल पे रख के आपस में शॉर्टिंग चेक कर सकते हो, जबकि इसमें ये शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए थी। पी पे अपन को पॉजिटिव टर्मिनल पर रखने के और लेफ्ट में रखने के ओनली डिजिट आना चाहिए था, ये बीप साउंड नहीं आना चाहिए था, तो ये यानी ख़राब है। अब इसी प्रकार मैं सेम मॉसफेट आपको चेक करके दिखा देता हूँ, देखना देखो कोई साउंड नहीं आया ना, यानी इस पर जैसे अपन चेक करेंगे तो ओनली वैल्यू भी नहीं बताएगा और साउंड भी नहीं आएगा। अब देखना मैं नेगेटिव टर्मिनल को इस वाले नोब पे रखूँगा और इसको इस पे रखूँगा। अब आपको देखो रीडिंग दिख रही है ना, 537 के आसपास इसमें रीडिंग है और कोई बीप साउंड नहीं है, यानी ये अपना जो मॉसफेट है सही है। और इसी को मैं लेफ्ट में रखूँगा, देखना लेफ्ट में अपने कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा, केवल राइट पे अपने वैल्यू दिखाएगा, जो भी आप देख सकते हो। जो भी मॉसफेट की वैल्यू होगी वो आपको मीटर पे रीडिंग शो करेगा और कोई साउंड नहीं रहेगा इसमें। जैसे इसमें साउंड आ रहा था ना आप देख सकते हो, और रीडिंग भी बहुत कम आ रही थी, दिख रहा है 0 हो रहा है, यानी ये वाला मॉसफेट है अपना फॉल्ट है, यानी शॉर्ट हो चुका है। और ये वाला जो मॉसफेट है वो सही है। आप सर्किट में भी इसी प्रकार इसको चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने मॉसफेट की आपको जानकारी दे दी है। अब मैं बात करूँगा, अपने पास माइक्रो कंट्रोल की बात हो गई, इसका एक छोटा सी चीज़ और बताना चाहूँगा। माइक्रो कंट्रोल में मैं जब अपने 8-16 नोब होती है, माइक्रो कंट्रोल पे सभी का नोब का काम अलग अलग होता है और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो जब मैन्युफैक्चर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इस माइक्रो कंट्रोलर का, उसी प्रोग्राम इसमें फिक्स कर देता है कि कौन सी नोब पे क्या अपन को काम करवाना है और इसको कैसे क्या ऑपरेट करेगा। ये ओनली ऑपरेट केवल 12 वोल्ट से हो, इसको अपन को केवल 12 वोल्टेज देना होता है। उसके अलावा ये कंप्लीट प्रोसेस अपना माइक्रो कंट्रोलर खुद करता है। मॉसफेट को कैसे काम करवाना है, ट्रांजिस्टर को किस प्रकार से क्या संकेत देना है, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, ये कंप्लीट काम ये माइक्रो कंट्रोलर का होता है। तो इसका काम हो गया। अब मैं बात करूंगा रिले की। आपको दिख रहा है एक ये रिले है मेरे पास, ये क्या काम करता है सर्किट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ और किस प्रकार से ये काम करता है मैं आप ये बताऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों इसका काम क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर के और मॉसफेट के बीच में एक सीरियल में लगाया जाता है। और इसका क्या होता है, जब इसमें 12 वोल्टेज माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा अपने पास 12 वोल्टेज मॉसफेट से द्वारा होते हैं, गेट पे आता हुआ अपने रिले पे आता है। जब भी इस पे रिले पे जब वोल्टेज एक्टिवेट हो जाता है 12 वोल्टेज, जैसे एक्टिवेट होगा तो ये संकेत करेगा आउटपुट निकालने का। जितना भी आउटपुट अपना यानी हमारा 12 वोल्ट है या 54 वोल्ट है या 24 वोल्ट है, जो भी आउटपुट निकालेगा ये रिले से होता हुआ इसको कट ऑफ करने का और माइक्रो इसको ऑन करने का काम करता है। रिले कंप्लीट सर्किट कर ऑन ऑफ करने का वोल्टेज पे डिपेंड करता है, इस रिले का काम होता है।
जो भी कंप्यूटर प्रोसेस करता है माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा ये रिले करवाता है और इसको बोलता है कि कितना वोल्टेज आउट कब करना है, कितना वोल्टेज कौन सी सर्किट को आपको देना है। इसमें देखो 5 नॉब दिख रही होगी, सभी पे अलग अलग वोल्टेज अपन को मिलता है। किस में 12 वोल्टेज मिलेगा, किस में 10 मिलेगा, किस में 240 AC का मिलेगा। सभी का काम ये अपना रिले करके अपन को देता है। तो इसका काम जब भी अपन सर्किट में लगाया हुआ होता है तो इसका काम यही होता है कि अपने को कब आउटपुट कितना चाहिए और कितना वोल्टेज अपने को, जैसे चार्जर अपन लगा रखे है तो उसको कब ये फुल करना है, ऑटोमेटिक कट ऑफ कब करना है, इसका काम होता है ये रिले का। सॉरी। तो मैंने रिले का प्रोग्राम आपको प्रोसेस बता दिया है। अब आगे मैं बात करने वाला हूँ आपको कैपेसिटर की। इसका एक नाम होता है कैपेसिटर और इस पर ऑलरेडी एक वैल्यू लिखी जाती है मैन्युफैक्चर कंपनी के द्वारा। जो भी इसको मैन्युफैक्चर करता है उस पर ऑलरेडी एक वैल्यू लिखे देता है। उसी प्रकार ये काम करता है वोल्टेज स्टोर करने का और धारा को फिल्टर करने का। अब इसमें देखो वोल्टेज तो 16 लिखा गया और जो माइक्रोफेरेड होता है धारा को शुद्ध करने का जो प्रोसेस होता है उसमें 1000 UF लिखा, यानी माइक्रोफेरेड बोला जाता है उसको। इसका काम सर्किट में क्या होता है कि जब धारा होती है उसमें ऐसे DC जब ये कन्वर्ट करता है उस प्रकार उसको शुद्ध धारा को बनाने में अपन को ये फिल्टर करने का काम करता है। जब सर्किट में ये आउटपुट में लगता है, ये इनपुट में नहीं, इनपुट में एक बड़ा कैपेसिटर लगता है जो मैं आपको दिखा दूँ। इनपुट में क्या होता है कि 450 वोल्टेज का इनपुट लगता है और वो इसको माइक्रोफेरेड होता है उसका 47 होता है और जो वोल्टेज होता है इनपुट में धारा पे वो कैपेसिटर का 450 वोल्टेज होता है। उससे ज़्यादा भी आप लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इससे कम अगर लगाओगे तो धारा अगर 240 से ज़्यादा आ गई तो आप इसको शॉर्ट कर सकता है, यानी इसको फाल्ट कर देगा और इसे ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए तो इनपुट का जो कैपेसिटर था वहाँ पे काम करता है 450 वोल्टेज का। और जब आप लोग आउटपुट चाहिए, जब 16 वोल्ट का आप लोगों को आउटपुट चाहिए, वहाँ पे फिल्टर करने के लिए अपन जैसे मान लो 16 वोल्ट आप लोगों को चाहिए, वहाँ पे इसका काम में लिया जाता है। समझ में आ रहा है? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जब आपको 12 वोल्ट का अपने पास चार्जर है और आपको 12 वोल्ट आउटपुट चाहिए, वहाँ पे वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए ये जो आउटपुट कैपेसिटर है उसका काम में लिया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे, मैंने कैपेसिटर का काम बता दिया कि इनपुट में कहाँ पे कौन सा कैपेसिटर लगता है सर्किट में और आउटपुट में कौन सा लगता है। अब मैं बात करने वाला हूँ एक छोटा माइक्रो कंट्रोलर। इसको भी ये एक तो बड़ा माइक्रो कंट्रोलर था जो प्रोग्रामिंग द्वारा बनाया गया था और एक ये छोटा माइक्रो कंट्रोलर जो केवल इसमें 8 नॉब, इसमें 16 है, इसमें 8 है, इसका आधा, यानी जो इसमें कम प्रोग्रामिंग की गई है, प्रोग्रामिंग सेम है, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें जब प्रोग्रामिंग किया जाता है मैन्युफैक्चर द्वारा प्रोग्राम फिट किया जाता है इस माइक्रो कंट्रोलर में, तो इसमें अलग प्रकार से जैसे इसको ड्रेन वगैरह को क्या संकेत दिया जाता है सॉरी, उसी प्रकार से इसमें भी एक प्रोग्राम फिट किया जाता है उसको। ये भी सर्किट में सेम इसी की छोटा सर्किट होता है कम एम्पियर का, उसमें काम में लिया जाता है। ये बड़ा कोई सर्किट हो गया जैसे चार्जर हो गया या अपना वो क्या बोलते हैं इन्वर्टर हो गया, जो बड़े सर्किट होते हैं हेवी एम्पियर वाले जिसमें ज़्यादा लोडेबल होता है उसमें बड़ा माइक्रो कंट्रोलर काम में लिया जाता है। और जहाँ छोटे एम्पियर का काम होता है जैसे 15-20 वोल्टेज वगैरह उस प्रकार का, तो वहाँ पे कम माइक्रो कंट्रोलर का काम में लिया जाता है। अब मैं बात करूँगा आपके सामने एक दूसरे कंपोनेंट्स की जिसको डायोड बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ये 4 डायोड से बनके अपन को AC से DC में कन्वर्ट करता है जिसको अपन ब्रिज डायोड भी बोलते हैं। 4 डायोडों की सहायता से अपने एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेते हैं। उसमें क्या होता है, एक साइड में इनपुट आता है AC का, दूसरी साइड में अपन को DC का आउटपुट वोल्टेज मिलता है। उनका काम क्या होता है, डायोड होता है। डायोड को पहचानने के लिए सबसे पहले एक साइड में उसमें वाइट पट्टी होगी जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल आता है और एक साइड में ब्लैक होता है।
उसको चेक करने के तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दोनों नोबों को आप डायोड मल्टीमीटर को सेट करके रखना और ऐसे चेक करोगे तो इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं आनी चाहिए। इधर से जैसे आप उल्टा चेक करोगे तो इसमें कनेक्टिविटी आनी चाहिए। तो ये डायोड करने का अगर ये आपस में अगर कनेक्टिविटी आती और मीटर बीप साउंड देता तो ये शॉर्ट हो जाता है और इसको अपन ख़राब मान लेते, यानी ख़राब ही होता है वो। अगर शॉर्टिंग आती है तो ख़राब होता है। ये शॉर्ट नहीं हो रहा है, ये कनेक्टिविटी आ रही है, इसका मतलब डायोड सही है। इसका काम क्या होता है सर्किट में, धारा जब 240 आएगी तो उसको जब एसी आता हो तो एसी में 4 रेक्टिफायर लगा के डायोड लगाते उसको डीसी में कन्वर्ट करने का काम डायोड करता है। अब सिंपल सी भाषा में मैं बात करूँ तो अपने पास एसी आ रही है और एसी जब डीसी में कन्वर्ट होता है सर्किट, उसको डीसी में कन्वर्ट करने का काम ये डायोड करता है। और डायोड सिंगल से काम नहीं होगा, डायोड का सर्किट बनता है एसी डीसी करने के लिए 4 डायोडों की सहायता से ब्रिज रेक्टिफायर बनता है और फिर वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करके अपन को देता है। नंबर 5 की बात करूँगा, रेजिस्टेंस। आपको दिख रहा होगा एक छोटा रेजिस्टेंस है जो कि इसका क्या होता है कि अपन को धारा में रेजिस्टेंस की मात्रा को बढ़ाने और कम करने में ये रेजिस्टेंस की वैल्यू काम आती है। धारा अगर ज़्यादा आ रही हो तो इसको कम डाउन कर देगा, अपने आप में स्टोर कर लेता है। ये क्या करता है, अगर धारा ज़्यादा आगे क्या होता है माइक्रो कंट्रोल की संकेत देता है कि मेरे पास धारा बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसमें कुछ टाइम पे ये अपने धारा पे इस पर कंट्रोल करके अपने पास स्टोर कर लेता है और धारा जितना आगे सर्किट को चाहिए उतना ही ये प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। रेजिस्टेंस की सिंपल भाषा में मैं बात करूँ तो रेजिस्टेंस के बहुत सारे रूप होते हैं। मैं आपको दूसरा रूप और दिखा देता हूँ, देखना ये वाला। देखो इसमें क्या होता है कि एक कोडिंग भी बना हुआ होता है कि देखो आप कोडिंग दिख रही होगी, लाइनिंग दिख रही होगी। हर रेजिस्टेंस में अलग अलग लाइनिंग होती है और उस प्रकार से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है कि 1K का है या 2K का है या कितने K का है। वो इनके जो कोडिंग होती है उस कोडिंग के हिसाब से ये उसमें वैल्यू डिसाइड होती है। और ये कोडिंग कैसे उसको पहचानते हैं, कोडिंग कैसे होता है, मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि धारा को कम और ज़्यादा करने में काम आता है। अगर सर्किट को धारा आगे माइक्रो कंट्रोलर के संकेत मिलता है कि इसमें मुझे धारा बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसको ये कंट्रोल करने का अपने प्रतिरोध को अपने आप में संभाल लेता है और धारा को कम करके जितना सर्किट को धारा चाहिए उतना ही ये आगे प्रोवाइड करवाता है। तो ये हो गए रेजिस्टेंस की बात। और रेजिस्टेंस बहुत से प्रकार के होते हैं, आप उसको पहचान सकते हो केवल अपने उसकी लाइनिंग की वजह, उसके डिज़ाइन की वजह से। अब मैं बात करूँगा एक वोल्टेज आईसी की जिसको बोला जाता है यानी 7805 का भी आता है, ये 7812 वोल्टेज भी आता है। इसका काम इतना सा ही होता है, उसकी जो मॉसफेट की और इसकी बनावट सेम आएगी, इनका काम अलग अलग होता है। इस वाली जो 20 वाली नॉब होती है इसमें 240 वोल्टेज आता है और लेफ्ट राइट में एक पे 12 वोल्ट निकालेगा, एक पे 5 वोल्ट निकालेगा। वो आईसी पे डिपेंड होता है कि अपने पास जो आईसी है 12 वोल्ट 7805 है या 7812 है, वो कौन सी आईसी है, उसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट राइट में वोल्टेज को अपन को निकाल के देगा। तो मैं आपको इतना सा बताना चाहूँगा, एक छोटा सा आइटम और है जिसको यूए बोला जाता है, माइक्रो फिनिशिंग। इनका काम भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, इसकी वजह से इसका जिक्र मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। और बहुत सारे नेक्स्ट कंप्यूटर और भी मेरे पास कंप्यूटेंस है, उनकी भी बात मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे वीडियो से कुछ आपको सर्किट के बारे में नॉलेज हुई, कंपोनेंट्स के बारे में कुछ आपको जानकारी मिली, चेक करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक छोटा सा लाइक और अच्छा सा कमेंट करके हमें बताना। और कोई भी अगर गलती हुई हो हमारे समझाने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आगे से हम उस पर विचार करेंगे और सुधार करने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।